अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन एमसीक्यूज़ के लिए जो आपको नज़र आते हैं ई कैट, बी कैट, एमडी कैट के आगा खान मेडिकल कॉलेज में और उसके अलावा डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, और उन एमसीक्यूज़ के कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से। इफ़ 3 टू द पावर x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 243, देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो देखें, इसमें जो ऑप्शन गिवन है आपको वो है A2, B3, C4, D1 एंड E0। तो देखें, इस एमसीक्यू को आप सॉल्व भी कर सकते हैं और एक और काम भी कर सकते हैं कि ऑप्शन पुट करें किसमें, इस इक्वेशन में। तो जो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अगर x की वैल्यू 2 होगी, आप 2 को पुट करें यहाँ पे, तो बन जाएगा 3 की पावर 4, और 3 पावर 4 होता है 81। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी ट्राई करेंगे। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 3। अब हम x की जगह 3 पुट करते हैं क्योंकि x की वैल्यूज़ आपको ऑप्शन में गिवन है। अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 3 प्लस 2, मतलब 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 243 होता है। इसलिए आपका ये ऑप्शन इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है लॉग से। सेकंड एमसीक्यू है कि इंडेक्स फॉर्म ऑफ log रूट 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू x। आपको एक इक्वेशन गिवन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो जब इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको ऑप्शन में गिवन है कि ऑप्शन ए है 9 टू द पावर x इज इक्वल टू रूट 27, ऑप्शन बी है रूट 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9। ये ऑप्शन में x पावर में गिवन है। ऑप्शन सी है x टू द पावर 9 इज इक्वल टू 27। ऑप्शन डी है x टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 27। अच्छा, अब देखें, आपको ये इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि लॉग में इंडेक्स फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। देखिए, लॉग का एक फार्मूला है, वह है लॉग ऑफ एनी नंबर इज़ इक्वल टू पावर टू अ सर्टेन बेस। लॉग की बेस लिखते हैं नीचे, और जिस नंबर का लॉग लेंगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगी पावर। इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। और अगर इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करें तो आप कहेंगे कि जो बेस है वो बी है, बेस पे लगती है पावर, पावर बेस पे ही आती है, और ये इक्वल हो जाएगा नंबर के। तो ये कहलाती है इंडेक्स फॉर्म। तो यही वर्किंग इस एमसीक्यू में करते हैं हम। इस एमसीक्यू में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे बेस है 9, और इक्वल टू के बाद जो होती है वो होती है पावर। तो 9 की पावर x इज़ इक्वल टू नंबर, जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो है रूट 27। तो 9 की पावर x इक्वल टू अंडर रूट 27, ये हमारा रिजल्ट बनेगा इंडेक्स फॉर्म में, और ऑप्शन में ये ऑप्शन ए है।
इसी तरह लॉगरिथम का एक और एमसीक्यू है, हम उसका एमसीक्यू नंबर 3 कह लेते हैं। इसमें सेम रूल अप्लाई होगा। इसमें कह रहे हैं इफ़ log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x। इस लॉगरिथमिक इक्वेशन में आपसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x की वैल्यू आपको देखनी है तो आप क्या करेंगे, इस लॉग की फॉर्म को चेंज करेंगे इंडेक्स फॉर्म में। इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या बनेगी, इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है, बेस पे आती है पावर, यह है बेस और यह है पावर, तो बेस पे आ गई पावर और इक्वल होगा नंबर, वो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो x है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, सो x की वैल्यू हो गई 8। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फोर्थ एमसीक्यू है, अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऑर्डर गिवन है, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर 3/2 एंड 2/4, दो मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा ये इन दोनों का ऑर्डर रिस्पेक्टिवली है, मतलब ए का ऑर्डर जो है वो 3/2 है, बी का ऑर्डर 2/4 है रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी या ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका ऑर्डर क्या आएगा, ए बी के प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखें इसके लिए एक रूल है कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो गिवन है आपको लेट से 3/2 है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/4 है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन तो ये होती है कि दोनों के सेंटर के एलिमेंट्स सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक मैट्रिक्स आ जाएगा ए बी, तो उस ए बी मैट्रिक्स में रॉज आएंगी फर्स्ट मैट्रिक्स की और कॉलम्स आएंगे सेकंड मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स जो है वो 3/4 का आएगा। तो ये आपका आंसर होगा, सही है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है वो भी देख लें, वैसे इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें जो ऑप्शन गिवन थे उसमें गिवन है 3/3, 3/4, 4/2, 2/4 एंड 4/1, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा, सही है। अच्छा टेस्ट में या एग्ज़ाम में एमसीक्यू ऐसा भी हो सकता है कि एक मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर आपको गिवन हो 3/2 और दूसरा मैट्रिक्स गिवन हो आपको 3/4 और आपसे पूछें कि ए बी जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो इस चीज़ पे भी गौर करना है कि ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन में, जब ए बी का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो ए और बी मल्टीप्लाई भी तो होने चाहिए। यहाँ पे जो ए बी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, मतलब ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, तो ए बी मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कोई ऐसा ना हो कि देखते लिख दे कि भाई रॉज इसके आएंगी कॉलम इसके आएंगे तो 3/4 का मैट्रिक्स होगा। 3/4 का मैट्रिक्स जब मिलेगा जब मल्टीप्लाई हो सकता हो, सही है। तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है और एमसीक्यू नंबर 5 बहुत ही इजी है क्योंकि सब ने पढ़ा होगा
इवन मेडिकल वालों ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये ग्रेड 10 में भी होता है। एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 2 4 -3 1, और आपसे पूछ रहे हैं देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़। अगर एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? बहुत सिंपल है, ये मैट्रिक्स 2/2 का है, और अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 का मैट्रिक्स जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? 2/2 का डिटर्मिनेंट इस तरह फाइंड करते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स होता ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते? ए को डी से मल्टीप्लाई करते और बी को सी से मल्टीप्लाई करते। तो ए डी माइनस बी सी ये फार्मूला है डिटर्मिनेंट का। तो कितना सिंपल हो जाएगा, 2 × 1 n - 3 × 2 a × d माइनस बी इंटू सी। जहाँ भी टेस्ट में एमसीक्यू में नेगेटिव साइन आ जाए तो यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी अटेंटिव। सिर्फ एक नेगेटिव साइन की वजह से आपका एमसीक्यू ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 4 12 हो जाएगा, और 12 + 4 हो जाएगा 16। सही है। तो इस एमसीक्यू में जो ऑप्शन गिवन थे आपको, उसमें एक था -10, एक है 12, एक है 14, एक है 16 और एक है 10। तो 16 हमारा आंसर है। सही है, यहाँ तक इजी है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लिएगा इसमें। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 भी मैट्रिसेस से है। एमसीक्यू नंबर 6 में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है। कह रहे हैं इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो ये नहीं कह रहे हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगनल। कभी आप सोचें कि नल मैट्रिक्स की बात हो रही है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगनल एंड डायगनल एलिमेंट्स आर ऑल 1। सारे डायगनल एलिमेंट्स 1 हैं। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं और सारे डायगनल के एलिमेंट्स 1 हैं तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगनल में 1 1 है और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 हैं। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके डायगनल में 1 1 हो, इसके डायगनल में 1 1 आ रहा है तो, और बाकी सब एलिमेंट 0 हैं, तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर 3/3 का मैट्रिक्स होता है तो उसको हम I3 कहते हैं, और अगर 2/2 का होता है तो उसको हम I2 कहते हैं, और I2 होता है 1 0 0 1, क्योंकि इसके डायगनल में भी 1 होता है। सही है। तो I2 I3 I4 हो सकता है। याद रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सही है। हम एक एमसीक्यू के साथ 2-3 एमसीक्यूज भी कर रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगनल चाहिए, और डायगनल स्क्वायर में बनता है, रेक्टेंगल में नहीं बनता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगनल नहीं होता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है क्योंकि डायगनल की बात हो रही है। अच्छा, ऐसा ही एमसीक्यू आ जाए और आपसे बोलें कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो बट डायगनल एलिमेंट्स आर सेम,
सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इन एनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डायगोनल में नंबर नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सब ज़ीरो ज़ीरो होंगे। सही है। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अब डायगोनल के एलिमेंट्स को सेम कह रहे हैं तो हम सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए हम कहते हैं कि भाई अगर तीनों एलिमेंट्स ए के इक्वल हैं या तीनों एलिमेंट्स डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स बी के इक्वल हैं तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो डायगोनल की टाइप्स आपको अच्छी तरह पढ़ के जानी है। डायगोनल की टाइप्स में से एमसीक्यूज आ सकते हैं और आते हैं। तो अगर डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम होंगे तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। इसके बाद लोगैरिथम से एक एमसीक्यू है जो टेस्ट में आया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 7 होगा हमारे लिए। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ log of 1 to the base 5 is dash. The value of log of 1 to the base 5 is dash. आपको 1 का लॉग फाइंड करना है, बेस 5 है। अब बेस 5 का लॉग तो आपने पढ़ा ही बहुत कम है, आपने तो बेस 10 का लॉग पढ़ा होगा। ये बेस 5 का लॉग बोल रहे हैं और 1 का लॉग फाइंड करना है। तो याद रखें log of 1 is always 0 चाहे बेस कुछ भी हो। log of 1 to any base is 0। ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 8 और ये अलजेब्रा से। क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर एनी रियल नंबर इज डैश। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज डैश। तो क्यूब रूट का सम जो है वो क्या होता है ये पूछ रहे हैं। आपको इससे याद आ जाना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने पढ़ा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो होते हैं 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। और आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करें तो ज़ीरो आता है। मतलब मैं तीनों क्यूब रूट का सम करूं अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी हर नंबर पे वैलिड है, सिर्फ यूनिटी के लिए नहीं है, सिर्फ 1 के क्यूब रूट के लिए नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ 27 का, तो आपको पता है कि 27 का क्यूब रूट आता है 3 और एक क्यूब रूट आता है 3 ओमेगा और एक क्यूब रूट आता है 3 ओमेगा स्क्वायर। नंबर का जो भी क्यूब रूट आएगा उसके साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लगा दें तो 2 क्यूब रूट और बन जाएंगे। एक क्यूब रूट रियल होता है, 2 क्यूब रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। सही है। हर नंबर के 3 क्यूब रूट होते हैं। एक क्यूब रूट रियल होता है जो कैलकुलेटर बताता है हमें, और 2 क्यूब रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कैलकुलेटर नहीं बताता। सही है। तो अगर हम किसी भी नंबर के क्यूब रूट का सम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ली 27 के क्यूब रूट का हम सम कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा। तो अगर मैं इन सब में से 3 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपको प्रॉपर्टी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा 0। तो 1 की क्यूब रूट का सम 0 होता है और हर रियल नंबर के क्यूब रूट का सम 0 होता है। इसी तरह ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स
ऑफ एनी नंबर इज़ डैश। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर इज़ डैश। किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स लें, उनका प्रोडक्ट लें तो क्या आता है? 1 आता है, 0 आता है, वो नंबर खुद आता है। सही है। तो इसका ऑप्शन हो सकता है 1, ऑप्शन बी हो सकता है 0, ऑप्शन सी हो सकता है नंबर इटसेल्फ, ऑप्शन डी हो सकता है अनडिफाइंड। अगर ई ऑप्शन दिया हुआ हो तो वो नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो जब प्रोडक्ट लेना है किसी भी नंबर के क्यूब रूट का, तो मैं कहता हूँ कि मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई 27 का क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर आता है 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों क्यूब रूट को मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर क्या आएगा? 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 27 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा क्यूब। आपको ये याद होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 27 इंटू 1 27 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो वही नंबर होगा जिसका आपने क्यूब रूट फाइंड किया है। सही है। अगर क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम क्यूब रूट 27 का नहीं कर रहे, हम 8 का क्यूब रूट कर रहे हैं। आपको पता है कि कैलकुलेटर से 8 का क्यूब रूट 2 आता है, और दूसरा क्यूब रूट होगा 2 मेगा और तीसरा होगा 2 मेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में भी तीनों क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करूं, तो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 8 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। तो देखें ये तीनों क्यूब रूट का जब प्रोडक्ट लिया तो वही नंबर आ रहा है जिस नंबर का हमने क्यूब रूट लिया था। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर होगा। इसका आंसर में है सी। इसके बाद 9th MCQ है। 9th MCQ में आपसे कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। और इसमें कह रहे हैं कि बहुत सिंपल है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स या डैश आंसर्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर्स होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1 और ऑप्शन ई है 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब डिग्री 2 हो। इक्वेशन की डिग्री जो है वो पावर होती है। तो अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। और किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी होती है और डिग्री ऑफ इक्वेशन भी होती है। सही है। तो याद रखें ये डिग्री बताने का फ़ायदा क्या है? डिग्री बताने का फ़ायदा ये है कि एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके आंसर्स होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके आंसर्स कितने होंगे? इसके आंसर्स भी 2 ही होंगे। और ये आपने पढ़ा भी है कि हर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। सही है। तो याद रखें क्वाड्रेटिक से हमेशा 2 आंसर मिलेंगे आपको। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ऐसी इक्वेशन होती कि ax³ + bx² + cx + d = 0, तो इस इक्वेशन के आंसर्स 3 होते।
जी बिल्कुल ऐसा ही होता, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 3 है, तो डिग्री 3 होने का मतलब ये है कि इसके आंसर्स भी 3 होंगे। तो हर क्यूबिक इक्वेशन के 3 आंसर आते हैं, हर क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं, और हर लीनियर इक्वेशन का 1 आंसर आता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ लिखा हो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सही है, या 2x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर लीनियर इक्वेशन है 2x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 3/2। इसमें सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसलिए आंसर भी एक ही आता है। तो रूल याद रखिएगा कि नंबर ऑफ रूट्स जो इक्वेशन के आंसर होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो डिपेंड करते हैं डिग्री पे, हाईएस्ट पावर पे। जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही इक्वेशन के आंसर आते हैं, उतने ही इक्वेशन के रूट्स आते हैं। तो रूट्स जो है वो इक्वेशन के आंसर को ही कहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाए, कोई भी ऐसा एमसीक्यू आ जाए कि आपसे पूछें कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपको गिवन हो कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। नंबर ऑफ़ रूट्स नहीं बोला, रूट्स बोला है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? तो आप क्या करेंगे, आपको इस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट कोफिशिएंट को लास्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 × 6 6 आ जाएगा। 6 के फैक्टर देखेंगे क्या होते हैं, 6 के फैक्टर 6 × 1, 6 1 6 होता है, या 2 3 6 होता है। तो आपको चाहिए -5 और फैक्टर करने हैं प्लस, सही है। तो ये हो जाएगा x² -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने फैक्टर बना लिए। जब आपने फैक्टर बना लिया, आपको पता है -2 -3 मिलके -5 बन जाता है। तो आपको करना ये है कि आप सिर्फ फैक्टर्स के साइन ऑपोजिट करें और आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी, मतलब इक्वेशन के रूट्स आ गए। तो दोनों रूट्स आ गए, एक रूट जो है वो 3 है और एक 2 है। इस तरह से इक्वेशन के आंसर आ गए। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाएं और साइन ऑपोजिट कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और एग्जांपल देखें, अगर ऐसा लिखा होता 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस सवाल में आप फैक्टर बनाते किस तरह, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते, 6 आता, 6 के फैक्टर वही बनते, 6 1 6 या 3 2 6, सही है। इन दोनों में से कौन से फैक्टर लेते, फैक्टर हमें प्लस करने हैं, हम लिखते 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि -2 -3 को प्लस करके -5 आ रहा है। फैक्टर हमें फैक्टर प्लस करने थे। इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि हमें फैक्टर क्या करने हैं, प्लस करने हैं। अब यहाँ भी वही काम करते हैं कि साइन ऑपोजिट करते हैं, तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि अगर x² का कोई कोफिशिएंट होगा तो उससे डिवाइड करा के वैल्यूज़ आएंगी। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो फिर डिवाइड कराने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर 2 3 4 कुछ भी है तो उसको डिवाइड कराएंगे। इसका मतलब है कि कैंसिल करने के बाद एक आंसर 1 आएगा और एक आंसर 3/2 आएगा इस इक्वेशन से, सही है। तो अभी क्लास ओवर करते हैं, अभी ये वीडियो ओवर करते हैं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। AKU के पास्ट पेपर हैं, इकरा यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स हैं, उनसे बहुत सारे MCQs जो हैं वो हमें करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फर्दर MCQs करेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें जिसमें हम फर्दर एमसीक्यूज़ करेंगे और कुछ डिफरेंट टॉपिक के एमसीक्यूज़ भी होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।